प्रकृति हमारी माँ है और हम सब इसके बच्चे हैं, लेकिन क्या हम अपनी इस घर की सही देखभाल कर रहे हैं? आज जब हमारा विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है और हम नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा विकास टिकाऊ है? क्या हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देता है आज का हमारा कैंपस कार्यक्रम का विषय सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं करता, बल्कि हम अपने संसाधनों का ऐसा कैसा उपयोग करें कि ज़्यादा कचरा पैदा ना हो, हर चीज़ बार बार उपयोग में लाई जा सके और प्रकृति में भी संतुलन बना रहे। आज हम बीआईटी लालपुर के शिक्षकों और छात्रों से जानेंगे कि कैसे सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे जीवन, समाज और उद्योग जगत को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। सर्कुलर इकोनॉमी से आप क्या समझती हैं और ये कैसे ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी से अलग है? सर्कुलर इकोनॉमी, जिसे हम हिंदी में परिपत्र अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम हमारे पर्यावरण में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका किस तरीके से पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसे बर्बाद किए बिना इस्तेमाल कर सके, ये हमें याद सिखाता है। ये रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकलिंग के प्रिंसिपल पे चलता है और इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम अपने संसाधन का पूर्ण और अधिकतम उपयोग कैसे कर सकें। और अगर हम दूसरी जगह लीनियर ट्रेडिशनल इकोनॉमी की तरफ देखते हैं तो वो बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंको के माध्यम से चलता है, तो उसमें हमारे जो संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, उसमें अधिकतम बर्बादी होती है और हम संसाधन बचा नहीं पाते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी हमें सस्टेनेबिलिटी सिखाता है, हमें संसाधन बचाना सिखाता है, वही लीनियर इकोनॉमी उसका इस्तेमाल सिखाता है लेकिन संसाधनों को बचाना नहीं सिखा पाता है। सर्कुलर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मॉडल है जिसमें रॉ मटेरियल से सबसे पहले वस्तु बनाई जाती है, उसके बाद उस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है और एक बारी उस वस्तु की मर्यादा आयु पूरी हो जाती है, उसके बाद हम उसे फेंकते नहीं हैं। रिफर्बिशिंग, जिसे नवीनीकरण कहते हैं, या फिर रिसाइकलिंग, जिसे पुनर्चक्रण कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर उससे एक नई वस्तु बना दी जाती है या फिर उस नई वस्तु को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें बदल दिया जाता है। अब इसके दो फायदे हैं। पहला, ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े सीमित हैं तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वही लीनियर ट्रेडिशनल इकोनॉमी बनाओ, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो पे भरोसा करता है। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। फैशन इंडस्ट्री में आप सबने देखा होगा कि कई कॉम्प्लेक्स कपड़े बनाए जाते हैं जिन्हें एक बारी पहनने के बाद फिर दोबारा पहनते नहीं है, फेंक दिया जाता है। तो सोचिए आप उसमें कितने रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास थोड़े सीमित है और कई सैकड़ों साल लग जाते हैं वापस रिसोर्सेज को बनने में, तो मैंने वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। सर्कुलर इकोनॉमी से हम ये समझते हैं कि ये एक आर्थिक मॉडल है। इसमें हम कचरे को कम करने और सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर केंद्रित है। इसका ये उद्देश्य है कि ये एक क्लोज लूप सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें हम सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक स्टोर और उपयोग कर सकें। इसमें हम सामानों को रीयूज़, रिपेयर, रीमैन्युफैक्चर और रिसाइकल करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जिसमें उसके लाइफ साइकिल के दौरान हम उसे रीयूज़, रिसाइकल कर सकते हैं, जबकि लीनियर इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं, एक बार यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। मूल रूप से सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देती है और लीनियर इकोनॉमी कुछ लाभ के समय से पर्यावरण को प्राथमिकता देती है।
सर्कुलर इकॉनमी एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग सामान को इस्तेमाल करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं, जिससे कचरा कम होता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कोको कोला कंपनी जो अपने कंपनी में 100% रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करता है। महिंद्रा ग्रुप जो अपने कंपनी में सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट को अपनाया हुआ है। टाटा स्टील जो अपने कंपनी में वेस्ट प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बनाता है। वही लीनियर इकॉनमी वो होता है जहाँ पास हम लोग एक बार सामान को यूज़ कर लेते हैं तो उसको दोबारा यूज़ नहीं करते, जिससे वो सामान कचरे के तौर पे हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग को लीनियर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से लीनियर इकोनॉमी जो है वो टेक, मेक एंड डिस्पोज के मॉडल पर आधारित है। यदि हम संक्षेप में बात करें तो उत्पादों एवं सामग्रियों का इस्तेमाल करने के बाद उसका पुनः उपयोग में ना लाना, ये आपका लीनियर इकोनॉमी कहलाता है। और सर्कुलर इकोनॉमी इसके जस्ट ठीक विपरीत है, जहाँ पर हम लोग उत्पादों एवं सामग्रियों का उपयोग करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि पुनः उसका कैसे इस्तेमाल में लाया जा सके। और यदि हम एक मॉडल के तौर पर बात करें तो मुख्यतः सर्कुलर इकोनॉमी 5R के मॉडल पर आधारित है। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिप्रोड्यूस एंड रिसाइकल। रिड्यूस जहाँ पर हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि न्यूनतम से न्यूनतम कचरा का इकट्ठा करें, और जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है तो उसका एक न्यूनतम उपयोग करें और कचरे को कम करें। ये सर्कुलर इकोनॉमी कहलाता है। बीते कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी को अपनाते हैं तो हम इस जलवायु परिवर्तन से कैसे निपट सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जिसको नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, कारपूलिंग टेक्निक्स को यूज़ करने लगे हैं, और वहीं पब्लिक वाहनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि प्रदूषण कम हो रहा है। और इसी प्रदूषण को रोकने से हम ये मान सकते हैं कि आगे चल के क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि हर साल दुनिया में करीब 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हर मिनट एक फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट काटा जाता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी धरती की सच्चाई है, और अभी भी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर हमें ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी इसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। हम सभी ने कभी ना कभी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को महसूस किया ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव्स, अनप्रिडिक्टेबल मानसून, और इन सब क्राइसिस से निपटने का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सस्टेनेबिलिटी। एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट। हमें पता होगा कि मिलियंस टन्स ऑफ प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट ओशियंस में जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से दूषित करते हैं। अगर हमने बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया तो इसे हम कम कर सकते हैं और पोल्यूशन भी कम होगा। सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉसिल फ्यूल्स की बजाय सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें तो इससे कार्बन एमिशंस कम होंगे, और अगर कार्बन एमिशंस कम होंगे तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर हम वृक्षारोपण करते हैं यानी ट्री प्लांटेशन करते हैं तो उससे भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है, जिसके कारण एक क्लाइमेट बैलेंस बना रहता है। कचरे को कम करने से, पानी और बिजली बचाने से और रिसाइकलिंग को अपनाने से भी प्रदूषण कम होता है। साथ ही साथ अगर हम छोटे मोटे कदम उठाएं, जैसे ज़्यादातर पैदल चलना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी को अपनाते हैं तो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक सुरक्षित और संतुलित भविष्य हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? हमारे कैंपस में जितने भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या कंप्यूटर पार्ट्स हैं, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़िम्मेदारी पूर्वक उसको डिस्पोज किया जाता है। और वर्षा ऋतु के दौरान देखा जाता है कि ग्रीन ड्राइव और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तथा हाल ही में हमारे कैंपस में सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रावली यानी पत्तों से बने प्लेट्स और कटोरियों में प्रसाद का वितरण हुआ था, जिससे प्लास्टिक कंजम्पशन बहुत हद तक कम हुआ था। और हमारे कॉलेज में कई सारी सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से एक सर्कुलर इकोनॉमी स्टडी ग्रुप है, जिसमें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मॉडल पे चर्चा होती है और उनसे जुड़े संसाधनों तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उस पे छात्र अपने विचार प्रकट करते हैं। और स्टूडेंट्स में काफ़ी कॉमन है कार पूलिंग, जिससे वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक कम होती है। हमारे बीआईटी लालपुर ने सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनजीओ वेकअप इंडिया फाउंडेशन के बारे में, जो हमारे कैंपस के फॉर्मर स्टूडेंट्स ने ही बनाए थे। अभी हाल ही में हमने धुरवा डैम में साफ सफाई अभियान कराया था। साथ में क्या आपको पता है, भारत में करीब रोजाना 26,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा जनरेट होता है, जिसका सिर्फ 8% ही रिसाइकल किया जाता है। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बीआईटी लालपुर ने जगह जगह पर प्यूरीफायर्स लगाए हैं, जिससे हमारे छात्रों और हमारे शिक्षकों को ये प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे डिस्पोजेबल बोतल्स का इस्तेमाल कम और रीयूजेबल बोतल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हुलादेक कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक बेस प्रबंधन कंपनी है, जो पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इकट्ठा करके उन्हें फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे न केवल कचरे की मात्रा कम होती है, बल्कि फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ में भी कमी आती है। इसके अलावा हुलादेक कंपनी ने बीआईटी लालपुर के साथ मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाया है, जिसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमिक स्टडी ग्रुप, जिसमें सारे बच्चों को पोस्टर और मॉडल डिज़ाइन कराया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलती है। इस स्टडी ग्रुप में ई वेस्ट को किस तरह से रिकवर यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी टाइम पे उन्हें बताया जाता है। इसके अलावा भी बीआईटी लालपुर ने स्टूडेंट एक्ट फोरम के साथ मिलकर एक प्रोग्राम कराया था, कर्तव्य 24, जिसमें पूजा पंडाल में निकलने वाले कचरों को किस तरह से कम किया जाए, इस बारे में केस स्टडी में डिस्कशन हुआ था और बच्चों की राय जानी गई थी। बीआईटी लालपुर की बात की जाए तो उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इस क्षेत्र में। अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें संस्था ने अपना ERP पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अब शिक्षक या फिर बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन, ये फीस पेमेंट, ये सब कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक की व्यवस्था, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, ई प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी की जा रही है। और हम लोग प्रत्येक वर्ष एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम अरोरा है। इसमें भी जितनी भी सजावट की चीज़ें हो गई या प्रमाण पत्र हो गए, ये सब चीज़ डिजिटली करने की कोशिश की जा रही है। और देखा जाए तो ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पे कागज़ का इस्तेमाल लाजमी है, पर इसको कम करने के लिए हमने कई स्टेप्स उठाए हैं और ये एक सकारात्मक रूप से हम अपना प्रयोगदान दे रहे हैं इस समाज के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी के जो नियम है, उसके जो सिद्धांत है, उसे भारत में लागू करने में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? भारत में सर्कुलर इकॉनमी को लाने में कई सारी बाधाएं आ सकती हैं, जैसे बिखरी हुई नीति और उसका लागूकरण सही से नहीं हो पाने की वजह से रिसाइकलिंग वस्तुओं का उत्पादन और इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। भारत आज भी कई सारी धातुओं को दूसरे देशों से मंगाता है, यानी वो उस पर निर्भर है, जबकि हम यह भी कर सकते हैं कि हम यहीं के वस्तुओं को रिसाइकिल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा यह हो सकता है कि हम आज जो तकनीकी रिसाइकलिंग के लिए दूसरा देश इस्तेमाल कर रहा है वो यहाँ नहीं है, और यहाँ पे लोग इतने जागरूक भी नहीं हैं रिसाइकलिंग वस्तुओं को मांग करने के लिए। और अतः मैं चाहूँगा कि हम सभी को कदम बढ़ाना चाहिए रिसाइकलिंग वस्तुओं के तरफ, ताकि हम सर्कुलर इकॉनमी की ओर वृद्धि कर सकें। भारत में सर्कुलर इकॉनमी के सिद्धांतों को लागू करने में जो चुनौतियां हैं वह हैं, पहला, वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन।
भारत में खराब वेस्ट कलेक्शन एवं कूड़े के स्रोत पर कम सेग्रीगेशन सामग्री के पुनर्चक्रण एवं उसके उपयोग में बाधा डालता है। दूसरा, रिसाइकलिंग की कम सुविधाएं, अलग अलग प्रकार के कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए कम क्षमता, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बैटरी जैसी जटिल वस्तुओं के लिए। तीसरा, वीक ईपीआर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि ईपीआर नीतियां मौजूद हैं, अनुपालन की निगरानी एवं प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करने की चुनौतियां जटिल उत्पादों को बढ़ावा देती हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम होती है। चौथा एवं मेरा अंतिम बिंदु, शिक्षा एवं जानकारी का अभाव। व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं के बीच चक्रीय अर्थव्यवस्था की अपर्याप्त जानकारी स्थायी प्रथाओं को अपनाने में बाधा बनती है। इसकी बाधाएं यह आ सकती है कि लोग कानूनों और नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, जिसमें परिपत्र अर्थव्यवस्था में बाधा आ सकती है। जन जागरूकता और उपभोक्ता की कमी है। जैसे कि आप देख लीजिए, बैन ऑफ प्लास्टिक्स जो भी हो रहे थे, उसमें अभी भी बैन ऑफ प्लास्टिक्स हुए हैं क्या? अभी भी सब्जी मंडी में या कहीं भी छोटे मोटे क्षेत्र में यूज़ हो ही रहे हैं प्लास्टिक्स। फिर आता है अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र में जो छोटे काम करने वाले हो गए, बिनने वाले हो गए, इन लोगों को सरकारी समर्थन अभी उतना नहीं मिल पाया है कि वह अपना समर्थन दे सके परिपत्र अर्थव्यवस्था में। और तो और वह उतना अपना रोजगार के अलावा सोचते ही नहीं कि वह अपना जो बचा कुचा सामान है उसे वापस भी वह यूज़ कर सकते हैं किसी और कामों के लिए। सबसे बड़ी चुनौती पब्लिक इंटीग्रेशन की है। विभिन्न क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, पर उनका पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बड़ी समस्या रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की है। बहुत सारे नियम तो बना दिए जाते हैं, पर उनका सही से उपयोग या फिर पालन नहीं हो पाता है। ऐसे ईपीआर जैसे और भी बहुत सारे नियम हैं, पर ये सब छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए इनका अनुपालन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट को एक क्लियर एंड इंटीग्रेटेड नीति बनानी चाहिए। और मेरे अनुसार सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित रेगुलेशंस एवं पॉलिसीज़ को लागू करने का प्रयास तो ज़रूर किया गया है, परंतु उनका कोई परिणाम खास देखा नहीं जा सकता। हमारी सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे कि 2019 में उन्होंने नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, परंतु उसका भी परिणाम कहीं देखा नहीं गया। हमें सर्कुलर इकोनॉमी को तेज़ गति से बढ़ाने के लिए अपने देश के व्यापारियों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि वो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारे देश की टेक्नोलॉजी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तेज़ गति से आगे बढ़ा सकें। व्यापारियों के साथ साथ हमें अपने देश के ग्राहकों को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि PwC की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 23% भारतीय ग्राहक ऐसे हैं जो सर्कुलर एवं सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की मांग करते हैं। इससे हमें इतना समझ आता है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे देश जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, उन देशों से हमारा देश भारत क्या सीख सकता है? मैं सिंगापुर के सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पे प्रकाश डालना चाहूँगी। सिंगापुर ने क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभावों को गंभीरता से लेते हुए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में बड़ा नाम किया है। 2016 में सिंगापुर ने अपना जलवायु कार्य योजना निकाला, जिसमें 2030 तक 2005 की तुलना में 36% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और 2050 तक एमिशंस को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिंगापुर ने एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार और कम एनर्जी का प्रयोग और कम कार्बन टेक्नोलॉजीज के प्रयोग से कार्बन एमिशंस को कम करने में प्रतिबद्ध रहा है, जिसके कारण सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। आज मैं यहाँ पे आपके सामने केन्या नामक देश का उदाहरण देने के लिए प्रस्तुत हूँ।
जिसने सक्सेसफुली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल अपना के अपने यहाँ के जल समस्या को एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल को यूज़ करके अपने यहाँ की जो भी दिक्कतें हैं पानी से रिलेटेड उसे ख़त्म किया है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा देश भी इस मॉडल से कुछ सीख सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कई नियम एवं कानून तो हैं, बट उन्हें सही दिशा में लागू नहीं किया जाता। सो हमें कुछ ऐसे लॉज एंड रूल्स की ज़रूरत है जो जिसे ठोस तरीके से लागू किया जा सके। दूसरे तौर पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स है जैसे कि महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, राजस्थान एवं इलाके, वहाँ पे हमें सैंड डैम्स का इंस्टॉलेशन करना चाहिए जिससे हम पानी की बचत कर सकें। और एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, स्पेशली जो ट्राइबल्स हैं और यहाँ तक कि जो हमारे अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लोग हैं, हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए और पानी बचाओ समस्या को लेकर प्रचार करना चाहिए, ताकि हमारा जो भी पानी से रिलेटेड दिक्कतें हैं उसको हम रोक पाएँ और ज़मीन के अंदर जो पानी है यानी ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज कर पाएँ। इसी तरीके से हम उस मॉडल से कुछ सीख कर अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बाकी देशों की बात करूं तो मेरे जहन में सबसे पहला नाम भूटान का आता है। वह एक कार्बन नेगेटिव देश है, अर्थात जितना कार्बन वह उत्सर्जित करता है, एमिट करता है, उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अवशोषित करता है। अब इस मुकाम को हासिल करने का उसका सबसे बड़ा स्रोत उसका जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। क्योंकि भूटान की सारी बिजली आपूर्ति इससे पूर्ण हो जाती है तो उसकी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम हो जाती है। भारत के पास भी इस जल विद्युत और सौर ऊर्जा की कमी नहीं है। अगर वो दोनों ही ऊर्जाओं को एकत्रित करता है तो सस्टेनेबिलिटी के मामले में वह एक अच्छा कदम ले सकता है। भारत कई देशों से बहुत कुछ सीख सकता है। कुछ उदाहरण के रूप में जैसे कि जर्मनी ने सूरज और हवा से बिजली बनाने पर जोर दिया है। भारत भी ज़्यादा सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके अपनी बिजली खुद से बना सकता है। स्वीडन जो कि लगभग अपने पूरे कचरे को दोबारा इस्तेमाल करता है या रिसाइकलिंग भी करता है। भारत भी अपने कचरे को सही ढंग से निपटाने की आदत डाल सकता है। इजराइल जहां लोग कम पानी में भी खेती कर लेते हैं। भारत भी ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने पानी बचा सकता है। फिर है नीदरलैंड में लोग साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा उपयोग कर लेते हैं। भारत भी या अपनी यातायात सुधार कर प्रदूषण को कम कर सकता है। मैं सबसे पहले फिनलैंड का उदाहरण देना चाहूँगी। तो फिनलैंड अपने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई नियम बनाते रहते हैं जिनसे भारत भी प्रेरणा ले सकती है। अभी फिनलैंड का जलवायु परिवर्तन अधिनियम 1 जुलाई 2022 को लागू हुआ और साथ ही साथ फिनलैंड 2035 तक कार्बन प्रोडक्शन की कमी की ओर भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार भारत भी अपने जलवायु परिवर्तन की कमी के लिए नए नियम बना सकता है और साथ ही साथ कार्बन प्रोडक्शन की कमी के लिए भी नए नियम विकसित कर सकता है। अब अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं तो ऑस्ट्रिया 19वीं सदी से ही पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी अग्रसर रहा है। जहां तक मुझे याद है 1872 में वीना में पहला यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर एंड लाइफ साइंस की स्थापना हुई थी। भारत भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने नागरिकों को जागरूक कर सकता है और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी के प्रति भी संवेदनशीलता व्यक्त कर सकता है अपने नागरिकों के बीच में। हरी भरी ये धरा हमारी, जीवन का है यह आधार, पेड़ों की छांव, नदियों का संग, प्रकृति का अनमोल उपहार। पर हमने इसकी सूध ना ली, बस लालच में इसे काट दिया, निर्मल जल को गंदा करके नीला आसमान को भी धुंधला किया। सुनो प्रकृति की यह पुकार, संभल जाओ अब भी ए इंसान, वरना सूखे जंगल बंजर जमीन बन जाएगी विनाश की पहचान। पेड़ लगाओ जल बचाओ, पेड़ लगाओ जल बचाओ, प्रकृति से अब प्रेम जताओ। पेड़ लगाओ जल बचाओ, प्रकृति से अब प्रेम जताओ, धरती को फिर हरा भरा कर नए सृजन का दीप जलाओ। बेरा युगेला अंधेरा छटेला, बेरा युगेला अंधेरा छटेला, मधुर मधुर जे बोलेला कोयल तुमोर जिया डोलेला, मधुर मधुर जे बोलेला कोयल तुमोर जिया डोलेला। बेरा युगेला अंधेरा छटेला,
VIT के स्टूडेंट्स ने सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कई सारी विशेषताएं साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को अपनाकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे देश भारत में क्या कुछ चुनौतियां आ रही है सस्टेनेबिलिटी को लागू करने में और इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी हमने चर्चा की। अब चलिए यहाँ के फैकल्टी से हम इस विषय पर कुछ प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सस्टेनेबिलिटी आज के समय में, वर्तमान समय में न सिर्फ एक विचार है बल्कि ये अनिवार्यता बन गई है। और अगर हम बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें इसे अपने एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना होगा और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनसे जुड़े विषयों को सम्मिलित करना होगा। UGC, AICTE जैसी संस्थाएं भी इसकी सलाह देती हैं। अब इनको प्रभावी ढंग से एजुकेशन सिस्टम के पार्ट बनाने के लिए हमें बहुआयामी अप्रोच अपनाना होगा। इसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। सर्वप्रथम अवेयरनेस, लोगों में इसके प्रति जागरूकता एवं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में बढ़ाने के लिए समय समय पे हम सेमिनार, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें इससे जुड़े एक्सपर्ट्स को बुला करके हम लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं ताकि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े। अब दूसरी जो प्रमुख बिंदु है थ्योरी पार्ट, सिलेबस, कैरिकुलम डिज़ाइन। इसके लिए हमें एक समझना होगा कि सस्टेनेबिलिटी एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि बहुत सारे अन्य विषयों का कंसेप्ट, थ्योरी को हम लोग सम्मिलित करते हैं, जैसे साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी इत्यादि। इस प्रकार ये 2-3 बिंदुओं पे ध्यान देते हुए अगर हम एक प्रयास करेंगे तो यह एक प्रभावी ढंग से ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन पाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर जोर देता है, जिससे हम अपने धरती के संसाधनों को बचा सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और एक संतुलित और हरित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और मिलते हैं कैंपस कार्यक्रम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।